प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायणलाल माली, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा, सहायक आचार्य इतिहास। कल हमने बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट में राजस्थान के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था। आज हम साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास लेखन के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी और फारसी भाषा के अनेक ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, जो उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। यद्यपि कई ग्रंथों की रचना राज्याश्रित विद्वानों द्वारा की गई, इसलिए उनमें उन शासकों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। इसलिए हमें सावधानी से अन्य स्रोतों से इनकी पुष्टि के बाद इनका अध्ययन करना चाहिए। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन के लिए। साहित्यिक स्रोतों को हम संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, रासो साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी भाषा की साहित्य के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं में विभाजित करके इनका अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में रचित साहित्य ग्रंथ मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संस्कृत के ग्रंथ हमें वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, पुस्तक प्रकाश केंद्र जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, साहित्य संस्थान उदयपुर, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर और नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ में हमें मूल रूप से उपलब्ध होते हैं। इन संस्कृत ग्रंथों में पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ पृथ्वीराज विजय है, जिसकी रचना जयानक ने की। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लिखे गए इस ग्रंथ से हमें चौहानों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी के साथ ही अजमेर के विकास की जानकारी मिलती है। दूसरा संस्कृत का महत्वपूर्ण ग्रंथ हमीर महाकाव्य है, जिसकी रचना नयनचंद सूरी द्वारा की गई। इसमें रणथंभौर के चौहानों, विशेष रूप से हमीर देव चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों की वंशावली के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान पर भी विस्तृत प्रकाश पड़ता है। राजवल्लभ ग्रंथ कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ 14 भागों में विभाजित है। यह ग्रंथ नगर निर्माण की विभिन्न शैलियों के साथ ही दुर्ग, महल, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण पर प्रकाश डालता है। राज रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना सदाशिव ने की थी। यह 22 भागों में विभाजित है। राज रत्नाकर से महाराणा राज सिंह के काल के मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान हमें होता है। अमरसार नामक ग्रंथ की रचना जीवधर ने की थी। इस काव्य से महाराणा प्रताप, अमर सिंह व कर्ण सिंह के शासन पर प्रकाश पड़ता है। इसके साथ ही यह तत्कालीन रहन सहन, आमोद प्रमोद और रीति रिवाज की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना कान्ह व्यास द्वारा की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली मिलती है। साथ ही मेवाड़ के लिए इसमें मेदपाठ और हाड़ौती के लिए हाड़ावती शब्द का प्रयोग मिलता है।
बीकानेर के इतिहास को जानने के लिए कर्मचंद वंशोत्कीर्तनकम काव्यम महत्वपूर्ण है। इस काव्य ग्रंथ की रचना जय सोम ने की थी, जो कि बीकानेर के मंत्री करमचंद के आश्रय में रहता था। इस काव्य से 16वीं शताब्दी में बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जगत सिंह काव्य रघुनाथ द्वारा लिखा गया है। इस काव्य से मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भटके द्वारा रचित है। इसमें मेवाड़ के शासकों बापा से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ का राजनीतिक इतिहास इसमें मिलता है। इसके साथ ही तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं, तुलादान, दीपावली उत्सव, जोहर इत्यादि पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। अचितोदय भट्ट जगजीवन की कृति है। इसमें मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के समय मुगल मारवाड़ संबंध, परंपराओं एवं सामाजिक संस्कारों के बारे में हमें ज्ञान होता है। भट्टी काव्य 15वीं शताब्दी में रचित है और इससे जैसलमेर के शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राज विनोद सदाशिव भट्ट द्वारा रचित है। इसमें बीकानेर की 16वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक व सैनिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ये थे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास निर्माण में सहायता करते हैं। इसके बाद राजस्थानी साहित्य की कुछ गद्य पद्य कृतियाँ हमें प्राप्त होती है जो इतिहास लेखन में सहायक है। इन ऐतिहासिक पद्य कृतियों में रासो ग्रंथ, विलास ग्रंथ, प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, धमाल, झूलना, दूहा, छंद आदि आते हैं। ऐतिहासिक गद्य में ख्यात, वात, वंशावली, पीढ़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल इत्यादि को हम सम्मिलित करते हैं। इसके साथ ही ख्यात और रासो ग्रंथ भी हमें इतिहास निर्माण में सहयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजस्थानी साहित्य की कृतियों के बारे में हम थोड़ा यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का वीर रसात्मक चंपू काव्य है, जिसमें गागरोन के खींची शासक अचलदास और मुल्तान के सुल्तान ओसंग घोरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इस काव्य में अचलदास के शौर्य, स्वाभिमान तथा वीरता का अच्छा वर्णन हमें प्राप्त होता है। राजस्थानी भाषा का ही दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ काहनड़ प्रबंध है, जिसकी रचना कवि पद्मनाभ ने की थी। यह 15वीं शताब्दी में जालोर के शासक अखेराज के आश्रय में रहता था। इस काव्य ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव के मध्य 1311 ईस्वी में लड़े गए युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा के विकास एवं समकालीन राजनीतिक व सामाजिक परंपराओं पर भी प्रकाश पड़ता है। राव जेतसिरो छंद बीठू सुजा द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया। इस ग्रंथ में बीकानेर के संस्थापक राव बीका
और उसके उत्तराधिकारी लूणकर्ण और जेतसी के विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। बीकानेर के राव जेतसी और बाबर के द्वितीय पुत्र कामरान के मध्य हुए युद्ध का इसमें विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। वेली कृष्ण रुक्मणी, वैसे तो यह मूलतः भक्ति रस से संबंधित है और बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। भक्ति काव्य होते हुए भी इसमें हमें तत्कालीन समय के रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि पर इसमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। कुंवर पृथ्वीराज अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था। यह बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र और राय सिंह का भाई था। सूरज प्रकाश कवि कर्णिद्वान द्वारा रचित ग्रंथ है, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का दरबारी कवि था। सूरज प्रकाश में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह और अभय सिंह के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं एवं सामाजिक परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। राजप्रकाश किशोरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र लव से बताई गई है, जबकि श्यामल दास अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद में राम के पुत्र कुश से मेवाड़ के राजवंश का विकास मानते हैं। राजप्रकाश में मेवाड़ महाराणा राज सिंह के विजय अभियान, टीका दौड़ आदि का उल्लेख है। यह ग्रंथ हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताता है। कवि ने मेवाड़ मुगल संधि में महाराणा अमर सिंह की उदासीनता और कर्ण सिंह की सक्रियता को भी रेखांकित किया है। इसी प्रकार राजरूपक ग्रंथ की रचना कवि रत्नुचारण ने जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आश्रय में की थी। इसमें अभय सिंह की अहमदाबाद पर चढ़ाई का विस्तृत वर्णन है। इसके साथ ही इसमें अजीत सिंह के जन्म, बाल्यकाल, राजपूतों और अकबर के पुत्र औरंगजेब के पुत्र शाहजादे अकबर के मध्य राजपूतों की संधि, अकबर के विद्रोह तथा औरंगजेब के साथ उसके संघर्ष का इसमें वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो 1540 ईस्वी के लगभग की मानी जाती है। पद्मावत में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा है, जिसे इस काव्य में सिंहल देश की राजकुमारी बताया गया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान एवं राव रतन सिंह द्वारा उसके प्रतिरोध एवं पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। इसी पद्मावत की विषय वस्तु को लेकर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली ने 2018 में पद्मावत नाम से एक फिल्म भी बनाई है, जो काफ़ी विवादित रही थी, जिसका पूर्व नाम पद्मिनी था और बाद में उसका नाम बदल करके पद्मावत किया गया। ये मलिक मोहम्मद जायसी के इसी महाकाव्य पर आधारित है। पाबू प्रकाश मोडा आशिया की रचना है। इसमें लोक देवता पाबूजी द्वारा गायों की रक्षा करते हुए प्राणोत्सव करने का वर्णन है। कवि ने पाबूजी की उदारता, सहिष्णुता और शुद्र जाति के लोगों से उनके गहरे लगाव के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति का चित्रण किया है। जसवंत विलास दलपत मिश्र की रचना है, जिसमें
जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के साथ ही राव जोधा, राव सातल, राव सूजा एवं राव घांगा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राव मालदेव के शासनकाल का वर्णन भी जसवंत विलास में किया गया है। मुगल दरबार में अमर सिंह एवं सलावत खां के मध्य विवाद को भी इस ग्रंथ में रेखांकित किया गया है। जसवंत विलास में राठौड़ों की विभिन्न खापों के उद्भव का वर्णन भी मिलता है। जगविलास नामक काव्य की रचना कवि नंदराम ने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के आश्रय में रहते हुए की थी। इस काव्य ग्रंथ से महाराणा जगत सिंह द्वितीय की दिनचर्या, राजसी वैभव, राज प्रबंध तथा जगविलास महल के प्रतिष्ठा उत्सव का विस्तार से वर्णन मिलता है। पिछोला झील एवं इसके मध्य स्थित जगमंदिर महल का वर्णन करते हुए कवि ने इसे शहजादा खुर्रम की शरण सतली कहा है। ये काव्य मेवाड़ की तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। बुद्धि विलास नामक ग्रंथ बखतराम शाह ने लिखा। इस ग्रंथ में जयपुर नगर की स्थापना का आंखों देखा वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ जयपुर नगर निर्माण की योजनाओं एवं नगर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। भीम विलास में कृष्णा आढ़ा ने महाराणा भीम सिंह के वैभव एवं पराक्रम का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली भी पता चलती है। इन सब महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास लेखन में सहायता करते हैं, जैसे भांडव व्यास द्वारा रचित हमीरायण में रणथंभौर के शासक हमीर की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। आडा पाड खान द्वारा रचित रूपक गोगा देजीरो में मालानी के रावल मल्लीनाथ के पुत्र वीरमदेव राठौड़ व जौहरियों के बीच हुए युद्ध का उल्लेख है। राव रतनजी वेली की रचना कल्याणदास ने की थी, जिसमें बूंदी के राजा रतन सिंह एवं उसके पूर्वजों के विजय अभियानों का वर्णन है। महाराजा गज सिंह जीरो छंद काव्य में कृष्णा आढ़ा ने जोधपुर महाराजा गज सिंह द्वारा मुगल मनसबदार के रूप में की गई सेवाओं एवं शहजादा खुर्रम के विद्रोह को दबाने में गज सिंह की भूमिका की जानकारी दी है। केशवदास गार्डन द्वारा रचित गज गुण रूपक बंध में मारवाड़ के शासकों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान हेमरत्न सूरी के गोरा बादल चरित्र से चित्तौड़ के प्रथम साके 1303 ईस्वी में गोरा बादल द्वारा दिखाई गई वीरता का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इन रचनाओं में राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के साथ साथ राजस्थान के नगरों के बाजारों, भवनों, उद्यानों, सामाजिक उत्सवों, परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर प्रकाश पड़ता है, जो हमारे इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। इसके बाद हम रासो साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। मध्यकाल में मुख्यतः चारण भाटों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए ये ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है, जिसमें प्रमुख रासों में पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की एक अमर कृति है, जिसमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ पृथ्वीराज तृतीय चौहान के शासनकाल की विस्तृत जानकारी के साथ साथ
राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड के मत का प्रतिपादन चंद्रप्रधाई ने अपने इस रासो काव्य में किया है। विशलदेव रासो में नरपति नाले ने चौहान शासक विशलदेव का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। इसके साथ साथ जोधराज के हमीर रासों में रणथंभौर के हमीर देव चौहान के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कवि काशी छंगानी के छत्रपति रासों में हमें बीकानेर और नागौर के मध्य हुए युद्ध, जिसे इतिहास में मथिरे की राड़, जिसे बांकीदास ने 1642 ईस्वी में होना बताया है, के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कवि काशी छंगानी ने अपने इस काव्य में मथिरे की राड़ युद्ध का कारण जाखणिया गांव की सीमा को लेकर होना बताया है। इसके साथ ही कवि जान का क्याम खां रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कविया गोपाल दास का लावा रासो, गिरधर आशिया का सगत रासो, दयाल दास का राण रासो, जाचक जीवन का प्रताप रासो, कवि कुंभकर्ण का रतन रासो, कवि नरोत्तम का मान चरित्र रासो प्रमुख रासो ग्रंथ है। ये रासो ग्रंथ तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वो है ख्यात साहित्य। 16वीं शताब्दी के लगभग ख्यात साहित्य ने प्रसिद्धि प्राप्त की। ऐसा साहित्य जो किसी की ख्याति को बतलाए, प्रतिपादित करे, उसे ख्यात साहित्य कहते हैं। अधिकांश ख्यात लेखक दरबारी चरण या भाट होते थे, किंतु मोहनोत नैणसी इसके अपवाद है। ख्यातों में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ख्यात साहित्य से प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। मोहनोत नैणसी की ख्यात प्रसिद्ध है, जिसमें नैणसी ने मारवाड़ के अतिरिक्त काठियावाड़, मालवा, बुंदेलखंड, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आमेर, बूंदी, सिरोही आदि राज्यों के इतिहास का विवरण दिया है। साथ ही मुगल राजपूत संबंधों का उल्लेख भी उसने इस ख्यात में किया है। नैणसी ने अपनी ख्यात में किसी राज्य के इतिहास का वर्णन करते समय उस राज्य की प्राकृतिक अवस्था, उपज, वाणिज्य, व्यापार, भाषा, जातियों आदि की जानकारी दी है। मारवाड़ी भाषा में रचित नैणसी की ख्यात में कई ऐसे वंशों, खाफों, राजपूताने के इतिहास की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो किसी दूसरी जगह से हमें प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि इस ख्यात में वंशक्रम और कई कई संवतों में अशुद्धियाँ हैं, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। नैणसी की ख्यात की जो शैली है वो अकबुल फजल के अकबरनामा के समान है। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल भी कहा है।
नैणसी की दूसरी रचना मारवाड़ प्रगनारी विगत है, जिसमें नैणसी ने मारवाड़ राज्य के 6 प्रगनों का इतिहास, आबादी एवं राजस्व व्यवस्था पर अपनी लेखनी चलाई है। इसकी तुलना अबुल फजल की आईन अकबरी से की जाती है। दूसरी प्रमुख ख्यात दयालदास की ख्यात है, जिसमें हमें जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। अन्य प्रसिद्ध ख्यातों में जोधपुर की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, मुंडियार की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, राठौड़ारी ख्यात महत्वपूर्ण हैं, जो में राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में जानकारी देती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे फारसी भाषा का साहित्य। मध्यकालीन इतिहास लेखन में फारसी साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये समकालीन था। समकालीन होने के साथ साथ इन फारसी इतिहास के रचनाकार जो अपने मुस्लिम आश्रयदाता शासकों की कमियों के बारे में अथवा उनकी पराजय को तो ईमानदारी से नहीं लिखा है, मगर फिर भी राजपूतों के या राजपूताना के साथ उनके संबंधों पर उन्होंने बेबाक रूप से अपनी लेखनी चलाई है। कुछ मुग़ल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा या जीवनियाँ भी लिखी है, जिनसे भी राजस्थान के इतिहास पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण फारसी कृति ताजुल मासिर, जो प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी की रचना है, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंतिम दिनों एवं मुस्लिम विजय के साथ साथ अजमेर नगर की समृद्धि पर भी प्रकाश पड़ता है। हसन निजामी इल्तुतमिश का समकालीन था। पृथ्वीराज चौहान के विषय में वो लिखता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वह गौरी के साथ अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु बाद में उसने विद्रोह किया, फलतः उसे मृत्युदंड दे दिया गया। फारसी भाषा का 12वीं शताब्दी का ही दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ मिनास-उस-सिराज की रचना तबकात-ए-नासिरी है, जिसमें अजमेर, जालोर, नागौर आदि स्थानों पर मुस्लिम प्रभाव का विवरण हमें प्राप्त होता है। अमीर खुसरो की रचना खज़ाइनुल फुतूह एवं तारीख़-ए-अलाई से हमें अलाउद्दीन खिलजी की राजपूताना विजयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विशेष तौर से रणथंभौर एवं चित्तौड़ विजय के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और उसने एक प्रकार से कहें प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से अलाउद्दीन के रणथंभौर और चित्तौड़ विजय का वर्णन अपनी कृति में किया है। फारसी भाषा में हमें जौहर का जो पहला उल्लेख मिलता है वो खज़ाइनुल फतूह में मिलता है, जो अमीर खुसरो की रचना है। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही भी हमें रणथंभौर पर जलालुद्दीन के आक्रमण की जानकारी देती है। इसके साथ मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, इससे हमें राणा सांगा की शक्ति, उसके शासनकाल के साथ साथ खानवा के युद्ध के कारण इस युद्ध में बाबर की विजय इत्यादि के बारे में बाबर ने जानकारी दी है।
जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा भी फारसी भाषा की महत्वपूर्ण कृति है, जिससे राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसमें विशेष रूप से मुगल मेवाड़ संबंधों पर जहांगीर ने प्रकाश डाला है एवं 1615 की मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों का भी इसमें हमें उल्लेख प्राप्त होता है। गुलबदन बेगम कृत हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा हुमायूं के मारवाड़ के साथ संबंधों की जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। किस प्रकार मालदेव ने हुमायूं को आमंत्रित किया था और शेरशाह के डर से फिर उसने हुमायूं की सहायता करने से मना कर दिया, ये सारा उल्लेख में हुमायूंनामा में प्राप्त होता है। अबुल फजल की कृति अकबरनामा अकबर के मेवाड़, मारवाड़, आमेर इत्यादि के साथ संबंधों की हमें जानकारी देती है। मुंतखब उत तवारीख के रचनाकार बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूनी खुद एक सैनिक के रूप में मुगल पक्ष में उपस्थित था। अपने इस ग्रंथ में बदायूनी ने आमेर के कछवा शासकों की प्रशंसा भी की है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। अब्बास खां सरवानी की कृति तारीख शेरशाही में हमें मारवाड़ और शेरशाह के मध्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। 1544 ईस्वी के सुमेल के युद्ध पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है। इकबालनामा मोतमिद खां की कृति है, जिसमें हमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम के मेवाड़ अभियान की जानकारी मिलती है। इनायत खां के शाहजहांनामा से मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करने पर मुगल सेना द्वारा उसे नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा रचित तारीख फरिश्ता से महाराणा कुंभा तथा रायमल की गतिविधियों, ईडर और मेवाड़ के संबंध, मारवाड़ के रेगिस्तान तथा बनास नदी के मार्ग इत्यादि की जानकारी हमें तारीख फरिश्ता से प्राप्त होता है। इसके अलावा फारसी भाषा के कुछ अन्य ग्रंथ है, जिनसे हमें प्रसंगवश यत्र तत्र राजस्थान के इतिहास लेखन में सहयोग मिलता है। इन ग्रंथों में अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा, साकी मुस्तैद खां का मासिर आलमगिरी, सुजान राय का खुलासतुत तवारीख, ईश्वरदास नागर का फतुआत आलमगिरी, भीमसेन का नुस्खा दिलकुशा, निजामुद्दीन अहमद की तबकात नासिरी प्रमुख फारसी ग्रंथ है, जो राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के साहित्यिक स्रोत बिंदु के अंतर्गत हमने संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों, उनके रचनाकार एवं उसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर चर्चा के साथ साथ ही राजस्थानी साहित्य की प्रमुख ऐतिहासिक कृतियाँ, आशु साहित्य, ख्यात साहित्य एवं फारसी भाषा की प्रमुख कृतियाँ, जिसमें हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पर संक्षिप्त चर्चा की है।